हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से आप मुझे आंसर करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया स्वागत, सभी का वंदन, अभिनंदन और सभी को मेरा बहुत बहुत जोहार। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर भी रहे होंगे। राइट, ओके ओके, राइट, बहुत बढ़िया, शानदार, है ना? तो यस, तो आप सभी लोगों के लिए मैं यहाँ पर क्लास लेकर आया हूँ साइंस के प्रैक्टिस नंबर 2। तो आप सभी लोग हो जाइए तैयार, है ना? ओके। मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटिएगा, क्योंकि वापस लौटने में उतना ही आपको चलना पड़ेगा जितनी दूर आगे चलकर आपको मंजिल मिल सकती है। तो बताइए, आप सभी लोग आगे बढ़ने के लिए ही तो बने हुए हैं। आप सभी लोग आगे बढ़ने के लिए ही बने हुए हैं और आप सभी लोगों को जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस पर आगे बढ़ते रहना है। आपकी सफलता एक दिन सुनिश्चित है, बस उसके लिए लगे रहना है, उसके लिए डटे रहना है। तो एक बार बताइए कि जोश जुनून जज्बे में कोई कमी तो नहीं है? यस लाल मोहन, वेरी राइट, है ना? जोश जुनून जज्बे में कोई कमी तो नहीं है, और कमी यदि है भी तो नहीं रखना है, क्योंकि यही तो वो चीजें हैं जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं, आपको आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं। ठीक है, जो भी काम करिए उसको लगन के साथ करिए, मेहनत के साथ करिए और खुशी मन के साथ करिए। सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे और आप क्या करिए, बस क्वेश्चन को आंसर करने के साथ साथ जो मैं अन्य क्वेश्चंस भी पूछूं उन पर वर्क करते रहना है, उन पर आपको क्या करना है, उन पर आपको फोकस रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आंसर आना शुरू हो गया है। मेरे सभी योद्धा एकदम लग गए हैं अपने काम पर और आंसर आया, रक्त का पीएच मान क्या है? द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज 7.4। वेरी राइट, बहुत बढ़िया। सभी के शानदार आंसर के लिए पहले क्वेश्चन के साथ आपने बेहतरीन तरीके से शुरुआत करी है, बहुत बढ़िया। ब्लड जो है ये क्या है? ये तरल संयोजी ऊतक है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। राइट, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू बोलते हैं। आप मुझे बताएंगे कि हमारे शरीर में यदि ह्यूमन बॉडी में ब्लड की बात की जाए तो कितना है? तो हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, और कहा जाता है कि जो वेट है उसका 7% जो होता है वो ब्लड की मात्रा होती है, 7% ऑफ द बॉडी वेट। ऐसी तो है, 7% ऑफ द बॉडी वेट। राइट, अच्छा, यदि 7.4 हो गया है पीएच वैल्यू, यदि 7.4 हो गया है पीएच वैल्यू, तो बताइएगा इसका नेचर हम कैसे कहेंगे? ब्लड का नेचर हम लोग कैसा बताएंगे? हल्का क्षारीय, स्लाइटली क्या बताएंगे? अल्कलाइन बताएंगे, हल्का क्षारीय बताएंगे। बताइए, ब्लड में दो इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं, एक मिलता है कार्पसल्स और एक क्या मिलता है? प्लाज्मा। ठीक है, एक मिलता है रुधिर कणिकाएं, रुधिराणु, जिनको आप कभी बोलते हैं रुधिराणु बोल देते हैं, या फिर इनको बोलते हैं रुधिर कणिकाएं। क्या बोलते हैं? रुधिर कणिकाएं। क्या रुधिर कोशिकाएं बोलते हैं? क्या रुधिर कोशिकाएं बोल सकते हैं? तो आप कहेंगे यस, रुधिर कोशिकाएं बोल सकते हैं सर, रुधिर कोशिकाएं। ठीक है, ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पसल्स, कोई भी वर्ड यूज कर लीजिए, ये हो जाएगा, रुधिर कोशिकाएं भी हो जाता है। इंग्लिश में आप इनको क्या बोलते हैं? ब्लड कार्पसल्स बोलेंगे। क्या बोलते हैं? ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं, या फिर आप इनको बोलते हैं क्या? इनको आप बोल देते हैं ब्लड सेल्स। क्या बोल देते हैं? ब्लड सेल्स बोल देते हैं। राइट, और दूसरा क्या है? दूसरा है प्लाज्मा। दूसरा क्या है? प्लाज्मा। तो बताइए मात्रा कितनी कितनी होती है? मात्रा कितनी कितनी यूज होती है? है ना? मैं यूज करता रहूंगा, बोलता रहूंगा, बस आप लोगों को सुनना है। ये क्या हो जाएगा? स्लाइटली अल्कलाइन हो जाएगा, स्लाइटली अल्कलाइन हो जाएगा। राइट, तो बताइए मात्रा कितनी कितनी होती है? तो इसकी मात्रा होती है 40 to 45%, 40 to 45%। और ये कितना होता है? ये होता है 55 to 60%। 40 to 45% वो होता है, 55 to 60% ये होता है। यहाँ पर जो रुधिर कणिकाएं हैं ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या हो जाती हैं? प्लेटलेट्स हो जाती हैं। सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? आरबीसी की होती है, फिर उसके बाद डब्ल्यूबीसी की होती है, फिर किसकी होती है? सॉरी, आरबीसी के बाद कौन होता है? प्लेटलेट्स होता है, और सबसे कम कौन होता है?
सबसे कम होती है संख्या WBC की, प्लेटलेट्स, है ना। सबसे कम संख्या किसकी होती है? सबसे कम संख्या होती है WBC की। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। बताइए RBC को हम लोग मेडिकल टर्म क्या नाम देते हैं? RBC को हम लोग मेडिकल टर्म क्या बोलते हैं? RBC के लिए हम लोग कौन सा मेडिकल टर्म यूज करते हैं? फटाफट आंसर कर दीजिए जल्दी से। RBC के लिए आप कौन सा मेडिकल टर्म यूज करते हैं? तो RBC को आप बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। RBC को आप क्या बोलते हैं? RBC को आप बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। ये बहुत बहुत जरूरी हो जाता है जानना। RBC क्या हो जाएगा? इरिथ्रोसाइट्स हो जाएगा, इरिथ्रोसाइट्स हो जाएगा, ठीक है। इरिथ्रोसाइट्स मतलब RBC। प्लेटलेट्स को आप क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइट्स, राइट। और WBC को आप क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। तो बताइए माय डियर, इतनी जानकारी सबको क्लियर हुई? और मैं यहाँ से आपको क्या एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आप क्या करेंगे, सभी पदार्थों के इंपॉर्टेंट, है ना, सभी महत्वपूर्ण पदार्थों के आप क्या याद करेंगे? सभी महत्वपूर्ण पदार्थों के आज ही आप क्या करेंगे? पीएच वैल्यू याद करेंगे, क्योंकि एक पेपर में प्रश्न यहां से रहता ही रहता है। सभी महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच वैल्यू क्या करेंगे? आप लर्न कर लेंगे ना। मेरी सभी बातों पर आप सभी क्या करना है? एकदम बिल्कुल 100% फोकस रहना है, राइट। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है ना? निम्नलिखित में से इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? आंसर करें मेरे सभी लाल अच्छे से। मैं आपको इसके अलावा बहुत से क्वेश्चन इसमें बताऊंगा। इंसुलिन, है ना, जो कि क्या है? हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन है। कहाँ से रिलीज होता है? ये निकलता है पैनक्रियाज से। कहाँ से निकलता है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज बोले तो अग्नाशय, जो कि हमारे शरीर की कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? मिक्स्ड ग्लैंड है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि और शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि हो जाती है पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। इसमें जो अंतःस्रावी कोशिकाएं हैं, क्योंकि जो हार्मोन्स रिलीज करता है वो कौन करता है? अंतःस्रावी कोशिकाएं ही करेंगी, अंतःस्रावी कोशिकाएं। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे क्या? इसको आप बोलेंगे एंडोक्राइन, एंडोक्राइन सेल्स। तो वो जो अंतःस्रावी कोशिकाएं हैं वो 4 टाइप की हैं, 4 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं, जिनको आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा और एफ सेल्स के नाम से जानते हैं। अल्फा बीटा डेल्टा और एफ सेल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनको आप बोलते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ मिलेंगी? क्योंकि इनकी खोज लैंगरहैंस नामक साइंटिस्ट ने की थी, तो इसका नाम हो जाता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, यानी इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। बताइए क्या इतनी बात सबको क्लियर हुई? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन आप सभी लोगों से ये है कि बताइएगा कि जो ये आ रहा है इंसुलिन हार्मोन, जो आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? तो ये पैनक्रियाज की किस सेल से आ रहा है? ये आ रहा है बीटा सेल से। किससे आ रहा है? बीटा सेल से आ रहा है। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है जिंक। इसमें क्या होता है? जिंक। तो बताइए आप सभी लोगों ने जिंक आंसर किया कि नहीं किया? जिंक आंसर किया, राइट। बीटा सेल से आ रहा है। और सुनिएगा ध्यान से, इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर का नियंत्रण करता है, राइट। ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। आप मुझे जरा बताइएगा कि ब्लड शुगर कौन होता है? ब्लड शुगर किसे कहते हैं? देखो फटाफट आप लोग आंसर करेंगे तो मैं आपको ढेर सारी मात्रा में रिवाइज कराता चलूंगा। आप लोग जितना अधिक तेजी से आंसर करेंगे मैं उतना आपको रिवाइज कराता चलूंगा, ठीक है। बताइए 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 फटाफट फटाफट बताइएगा। ब्लड शुगर को कौन कंट्रोल करता है? तो इंसुलिन कंट्रोल करता है। ब्लड शुगर कौन होता है? ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन करता है ब्लड। यदि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो एक्स्ट्रा अमाउंट, है ना, एक्स्ट्रा अमाउंट किसकी सहायता से? एक्स्ट्रा अमाउंट इंसुलिन की सहायता से क्या हो जाता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बताइए ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा जंतुओं में
या फिर बोले पशुओं में, या फिर बोले मानव में, किस रूप में एकत्रित होती है? तो आप बताएंगे ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित होती है। किस रूप में एकत्रित होती है? ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित होती है। ग्लाइकोजन कहाँ पर संचित होता है? बताओ, ग्लाइकोजन का संचय कहाँ पर होता है? तो सर ग्लाइकोजन का संचय होता है लीवर एंड मसल सेल्स में। लीवर एंड मसल्स सेल्स में होता है। लीवर एंड मसल सेल्स में होता है। बताइए, इंसुलिन की खोज करता कौन? इंसुलिन की खोज करता कौन? इंसुलिन हार्मोन की खोज करता कौन है, ये आपको बताना है। अच्छा, अब इंसुलिन की क्या हो जाएगी यदि कमी हो गई? इंसुलिन की कमी से क्या होगा? इंसुलिन की कमी से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है कि बढ़ती चली जाएगी। तो क्या होगा? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से अन्य जो सब्सटेंसेज हैं जिनका ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, वो रह जाते हैं। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी बढ़ेगी और इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं मधुमेह। क्या बोलते हैं? मधुमेह बोलते हैं। बताइए, इसको आप बोलेंगे इंग्लिश में डायबिटीज, लेकिन कौन सी डायबिटीज है? मेलिटियस डायबिटीज। मेलिटियस, ध्यान रखिएगा माय डियर, डायबिटीज जो है ये कौन सी वाली है? मेलिटियस है ना? मेलिटियस डायबिटीज है। मेलिटियस डायबिटीज है, राइट। तो इंसुलिन जो है ये क्या होने से बचाता है? मेलिटियस डायबिटीज को होने से बचाता है। मेलिटियस डायबिटीज को होने से बचाता है। आपने इंसुलिन की खोजकर्ता का नाम नहीं बताया, जल्दी से बताइए भाई। आपके आंसर इतने धीरे क्यों आ रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्या आप लोग मुझे सुन नहीं पा रहे हैं? जल्दी से बताइए, क्या आप लोग मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, या आप लोग और कुछ चीजों में लगे हुए हैं? इसका आंसर बताइए कि इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज करते हैं, ध्यान रखिएगा, बेंटिंग एंड वेस्ट, है ना? कौन करते हैं? बेंटिंग एंड वेस्ट करते हैं, राइट। बेंटिंग एंड वेस्ट करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आप सभी लोगों से, एंटी एंटी इंसुलिन हार्मोन बताइए। एंटी इंसुलिन हार्मोन का नाम। एंटी इंसुलिन हार्मोन कौन होता है? फटाफट माय डियर, 1 मिनट का समय नहीं लगना चाहिए। मेरे मुंह से निकला हुआ प्रश्न और आपका तुरंत वहां पर आंसर आना चाहिए। एंटी इंसुलिन हार्मोन किसे कहते हैं? बेंटिंग एंड वेस्ट। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी राइट। यस, बताइए। मैं आप सबका नाम लूंगा तब बताओगे क्या? आप लोग पढ़ने में यदि अभी आपको लगता है कि अरे पहला प्रश्न हमको आता था, सर ने तो ऐसा प्रश्न कराया, अब हम चले जाएं क्या, तो ये आपकी भूल होगी माय डियर। पूरा सेशन अटेंड करिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ अच्छा गेन करने को मिलेगा, अच्छा सीखोगे और अपने रिवीजन को पूरा कर पाओगे, राइट। एंटी इंसुलिन हार्मोन किसे कहा गया है? एंटी इंसुलिन हार्मोन का मतलब है कि अभी इंसुलिन ने क्या किया था? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट किया था। और एंटी इंसुलिन का मतलब होगा उसका उल्टा। उसका उल्टा का मतलब है ग्लाइकोजन जो संचित हुआ है हमारे लीवर एंड मसल सेल्स में, वो किस में कन्वर्ट हो जाए? वो ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाए, है ना? वो किस में कन्वर्ट हो जाए? ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाए। और ऐसा काम कौन करता है? ये करता है ग्लूकागॉन। ये कौन करता है? ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन को आप क्या बोलेंगे? एंटी इंसुलिन हार्मोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे माय डियर? एंटी इंसुलिन हार्मोन बोलेंगे। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? और इसी तरीके से आप मुझे बताइए कि ग्लूकागॉन हार्मोन का रिलीज होना कहाँ से होता है? तो पैनक्रियाज से होना है। ये पैनक्रियाज में कहाँ से निकलता है? ये निकलता है अल्फा सेल से। बताइए, जानकारी अच्छी लगी हो, संपूर्ण लगी हो तो आगे बढ़ जाएं, है ना? जानकारी यदि कंप्लीट लगी हो तो आगे बढ़ जाते हैं। रंजीत, थैंक यू सो मच माय डियर, थैंक यू सो मच। सब कुछ आएगा, बस आप लोग विश्वास रखिए और काम करते रहिए, ठीक है। पेपर 4 भी पूरा एग्जैक्ट 8 प्रश्नों में से यदि 6 प्रश्न की वर्डिंग और सिलेबस अकॉर्डिंग टू, मतलब जैसा मैंने बोला वैसे आ गया है, तो इसका मतलब है आपको पढ़ना चाहिए। आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से अच्छा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? रंजीत ने हमसे पूछा था कि सर मैं जॉब करता हूं और मेरे पास समय कम है, तो मैं क्या करूं, कहां से पढूं? मैंने कहा कुछ मत करो, एक छोटा सा बैच है उसको ले लो। मेरा मात्र 199 रुपए का बैच है, उसको आप ले लो, ठीक है। 199 रुपए में आपका यदि पेपर 6 अच्छे से हो जाता है तो बताइए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आंसर यहां पर आया सोयाबीन। आंसर यहां पर आया सोयाबीन। बताइए, प्रोटीन जो है ये कैसे पोषक पदार्थ हैं? क्या हमें इनसे ऊर्जा मिलती है? दूसरा,
ये मेनली किस लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, कोशिकाओं कोशिकाओं के निर्माण के लिए जाने जाते हैं, है ना। ऊतकों की मरम्मत के लिए एवं ऊतकों की मरम्मत, कोशिकाओं का निर्माण एवं ऊतकों की मरम्मत, राइट, ये हो गया। और देखिए ध्यान से, जब नई कोशिकाएं बनेंगी, ऊतकों की मरम्मत होगी, तो शरीर का क्या होगा? वृद्धि होगा। शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर के डेवलपमेंट के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए सर्वाधिक क्या है? आवश्यक है। वृद्धि के लिए सर्वाधिक योगदान देता है कौन? प्रोटीन। और आपने देखा भी कि यदि आपको बॉडी बिल्डिंग करनी होती है तो आप प्रोटीन का सर्वाधिक क्या करते हैं? सेवन करते हैं। ठीक है। क्या इससे ऊर्जा मिलती है? यस, ऊर्जा देगा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर। कितना? 1 ग्राम प्रोटीन से मिलेगी आपको 4.1 कैलोरी एनर्जी, है ना। ऊर्जा देगा आवश्यकता पड़ने पर। बताइए, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाएंगे? प्रोटीन की कमी से बोलें या फिर कुपोषण से बोलें, बात एक ही है माय डियर, ध्यान रखिएगा। कुपोषण माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। कमी से, डिफिशियंसी से, या फिर माल न्यूट्रिशन से क्या होगा, है ना। यस, अमीनो एसिड से बना होता है, बिल्कुल। प्रोटीन की इकाई जो है इसका मोनोमर जो है, एकलक बोलेंगे, इकाई या एकलक, है ना। प्रोटीन जो है उसका इकाई या एकलक मोनोमर कौन होता है? ये होता है अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड में कौन कौन होता है? तो अमीनो एसिड में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, आयोडीन है, ये सब होते हैं। इसलिए प्रोटीन के निर्माण में ये सभी तत्व महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अमीनो एसिड जो हैं ये प्रोटीन का एकलक कहलाते हैं, मोनोमर कहलाते हैं। और कई अमीनो एसिड मिलकर कौन से बॉन्ड से? पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कुपोषण से क्या होगा? एक होगा मरासमस, एक क्या होगा? मरासमस होगा, और एक क्या होगा? एक होगा क्वासियोरकर। इन रोगों में किस पर प्रभाव पड़ेगा? इन रोगों में प्रभाव पड़ेगा मांसपेशियों पर, है ना। मांसपेशियां क्या हो जाती हैं? बिल्कुल कमजोर रह जाती हैं, मांसपेशियों का विकास नहीं होता है, सिर बड़ा दिखता है ऐसे, है ना, पेट फूला हुआ दिखता है, लेकिन हाथ पैर में क्या नहीं होते हैं? हाथ पैर में मांसपेशियां विकसित नहीं होती हैं, और साथ ही साथ जो है वो चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, है ना, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं। यस, प्रोटीन का जो नामकरण किया था जे बर्जीलियस ने किया था, है ना। नामकरण जो है प्रोटीन का बर्जीलियस के द्वारा किया गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जे वर्जीलियस के द्वारा क्या किया जाता है? इनका नामकरण किया जाता है। तो बताइए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप सभी लोग बना ले जाओगे ना, जे वर्जीलियस, है ना। प्रोटीन का सर्वाधिक स्रोत कौन है? सोयाबीन है। बताइए, सोयाबीन में मैक्सिमम प्रोटीन मिलती है। और सोयाबीन, अमीनो एसिड जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक को बोलेंगे आप क्या? एक को आप बोलेंगे इसेंशियल अमीनो एसिड, यानी कि आवश्यक, क्या बोलेंगे? आवश्यक अमीनो अम्ल। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है पेड क्लासेस में। आवश्यक अमीनो अम्ल। दूसरा क्या होता है? गैर आवश्यक अमीनो अम्ल, है ना। दूसरा क्या है? गैर आवश्यक अमीनो अम्ल। बताइए, ये जो आवश्यक अमीनो अम्ल है ये कहाँ से मिलेगा? आवश्यक अमीनो अम्ल जो होता है ये मिलता है मात्र और मात्र भोजन से। इसका स्रोत क्या है? भोजन से प्राप्त करेंगे। और जो गैर आवश्यक अमीनो अम्ल हैं ये भोजन में भी मिलेंगे, भोजन प्लस शरीर में संश्लेषित भी होंगे। शरीर में क्या होंगे? ये संश्लेषित भी होंगे, राइट ना। शरीर में क्या होंगे? ये संश्लेषित भी होंगे, मतलब कि ये भोजन के साथ साथ शरीर में संश्लेषित भी होंगे। तो बताइए, हमें किसके लिए हमें ज्यादा परेशान होना पड़ेगा? किसके लिए हमें ज्यादा परेशान होना पड़ेगा? पहले वाले के लिए कि दूसरे वाले के लिए? थर्ड का आंसर डी है, बहुत बढ़िया, वेरी राइट। 46% होता है। बताइए, हमें फर्स्ट के लिए परेशान रहना पड़ेगा कि सेकंड के लिए? तो देखो, आप लोग क्या बता रहे हो, ऐसा बताओगे क्या? भाई, जो भोजन से मिलता है उसके लिए परेशान रहना पड़ेगा ना सपना। जो भोजन से मिलता है उसके लिए परेशान रहना पड़ेगा, है ना। भोजन से जो मिलता है उसके लिए परेशान रहना पड़ेगा, क्योंकि यदि गैर आवश्यक अमीनो अम्ल की बात करें तो वो तो आपका शरीर स्वयं भी संश्लेषित कर लेगा। ठीक है।
जो गैर आवश्यक अमीनो अम्ल है वो तो हमारे शरीर में भी संश्लेषित हो जाते हैं। मेन हमें किसके लिए परेशान रहना पड़ेगा? मेन हमें परेशान रहना पड़ेगा जो भोजन से मिल रहे हैं, ठीक है, जो किससे मिल रहे हैं? भोजन से मिल रहे हैं, राइट। बताइए, सोयाबीन क्या आपको पशुओं से मिलता है? जान लीजिए आप सभी लोग कि जो पशु प्रोटीन होता है, जो पशुओं से मिलने वाला प्रोटीन होता है, पशु प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल मिलते हैं, सभी उपलब्ध रहते हैं। सभी आवश्यक अमीनो अम्ल किसमें मिलेंगे? ये मिलते हैं आपको इसी में, ठीक है। लेकिन सोयाबीन कैसा है? एकमात्र गैर पशु प्रोटीन है, एकमात्र गैर पशु प्रोटीन है जिसमें सभी मिलेगा। गैर पशु प्रोटीन जिसमें क्या होगा? गैर पशु प्रोटीन जिसमें सभी सब गैर पशु प्रोटीन सभी आवश्यक अमीनो अम्ल होंगे इसमें, सभी अमीनो अम्ल होंगे इसमें, राइट। मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप लोग समझ पाए कि नहीं? जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ पाए कि नहीं? सोयाबीन एकमात्र गैर पशु प्रोटीन है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल मिलते हैं, सभी आवश्यक अमीनो अम्ल मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीला बुखार जिसको आप बोलते हैं एलो फीवर, सही सही आंसर आना चाहिए। पीला बुखार जिसको आप बोलते हैं एलो फीवर, एलो फीवर इज स्प्रेड बाय, एलो फीवर इज स्प्रेड बाय, एलो फीवर किसके द्वारा फैलता है? एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, हाउस फ्लाई के थ्रू या फिर मॉस्किटो के थ्रू? कैसे फैलेगा? ठीक है, पीला बुखार। 14 का आंसर आ रहा है बी। अजय ने आंसर किया सबसे पहले और फिर लग रहा है कि सभी लोग इसको क्या करेंगे? आंसर करते जाएंगे, ठीक है। और सभी लोग, जितना भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो भी लोग लाइव आंसर कर रहे हैं, वो अपना भाई देख लें कि यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, बी पार्ट को, और कुछ लोग डी पार्ट को आंसर कर रहे हैं। अब कुछ लोग सी पर भी आ रहे हैं। अरे रे 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 रे, तो बहुत नाइंसाफी हो जाएगी यदि अलग अलग आंसर करोगे। आप देख रहे हो, कहोगे सर बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन गलत कैसे हो जा रहा है? गलत कैसे हो जा रहा है? जो पीला बुखार है, एलो फीवर है, मॉस्किटो से फैलता है। किससे फैलता है? मॉस्किटो से फैलता है। और इसको फैलाने का काम कौन करता है? एडीज एजिप्टी। एडीज एजिप्टी तुम कितनी खतरनाक हो कि तुम ढेर सारे रोगों को फैला डालती हो। एडीज एजिप्टी कौन सी होगी? मादा मच्छर होगा। मादा मादा मच्छर के उपांग जो होते हैं ऐसे होते हैं कि वो क्या करता है, वो ब्लड शक कर सकता है त्वचा में पियर्सिंग करके, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होता है। जो मादा मच्छर होते हैं इनके जो उपांग होते हैं, जिसको हम लोग माउथ अपेंडेजेस बोलते हैं, ये कैसे होते हैं? ये ऐसे होते हैं कि ये हमारी स्किन में क्या हो सकते हैं, हमारी स्किन में इंटर कर सकता है। हमारी स्किन में जैसे सुई चुभोकर उससे क्या करना, जैसे आपने कभी ब्लड चेक कराया है ना, आपने कभी ब्लड चेक कराया है ना, तो ब्लड चेक करने के लिए क्या होता है, आपकी स्किन पर सिरिंज को चुभाया जाता है, फिर उससे सक किया जाता है, तो ब्लड निकल के आता है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, जो मादा मच्छर होते हैं, मादा मच्छर के जो मुख्य उपांग हैं यानी कि माउथ अपेंडेजेस हैं, वो कुछ इस प्रकार से बने होते हैं कि ये क्या कर सकते हैं, ये पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप हो सकते हैं। ठीक है, ये पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होते हैं और ये आसानी से क्या करते हैं, ये आसानी से मानव शरीर में या जंतुओं में रोगों को फैलाने का काम कर लेते हैं। बताइए, एलो फीवर जो है ये वायरस से होने वाला है, बैक्टीरिया से होने वाला है, या फिर फंजाई से होने वाला है, या फिर प्रोटोजोआ से होने वाला है? बताओ मेरे लाल, फटाफट आंसर करो, देर मत करो, जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए, है ना। किससे होने वाला है? तो एलो फीवर जो है ये वायरस से होता है, ये वायरल डिजीज है ना, ये वायरस से होता है, वायरल डिजीज है। एलो फीवर जो है, पीला बुखार जो है, ये वायरस से होता है, और ये, है ना, इसको हम लोग पीत ज्वर भी बोलते हैं, पीत ज्वर, है ना। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है ना। निम्नलिखित में से
कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स स्टिमुलेट द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथेनॉल, है ना? करिए आंसर भाई, करिए फटाफट जल्दी से, पूरा सुनिए, चीजों को जानिए। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6 होता है ना, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। इसको कन्वर्ट करना है हमें इथेनॉल में, इथेनॉल है C2H5OH, C2H5OH हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, इसको बदलना चाहा, तो बदलने के लिए क्या होता है, जाइमेज कन्वर्टर, सॉरी जाइमेज क्या है, जाइमेज एंजाइम है जो इसको कन्वर्ट करता है, राइट। तो यहां पर ऐसे हो गया प्लस ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये बन गया आपका क्या, ये बन जाता है आपका 2 4 2 6 10 यस, ये बन गया आपका क्या, ये बन गया इक्वेशन। और यहां पर आप लिख देंगे जाइमेज, यहां पर क्या लिख देंगे, जाइमेज लिख देंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, फटाफट देखिएगा। जाइमेज, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक है? प्रशीतक का मतलब क्या होता है? प्रशीतक का मतलब होता है रेफ्रिजरेंट, जो क्या करता है, जो रेफ्रिजरेशन साइकिल से होकर गुजरता है और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को बनाता है। आपने कहा होगा कि मेरे एसी में गैस खत्म हो गई है, मेरे फ्रिज में गैस खत्म हो गई है, ये जो है ना, यही तो रेफ्रिजरेंट है, यही तो क्या है, प्रशीतक है, यही तो क्या है, यही तो कूलिंग एलिमेंट है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आप सभी ने सुना होगा, समझा होगा कि जो सीएफसी होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, बताइए यस और नो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये रिलीज होते हैं कहां से, क्लोरो, है ना। ये रिलीज होते हैं कहां से, ये होते हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम या फिर रेफ्रिजरेशन सिस्टम से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, है ना। तो यहां पर जो फ्रियोन है ये हो जाता है इसका राइट आंसर। और फ्रियोन के लिए ध्यान रखिएगा, ये क्या है, सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक है ना। सबसे क्या है, सबसे खतरनाक सीएफसी हो जाता है, सबसे खतरनाक सीएफसी, राइट। तो सीएफसी हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। बताइएगा सीएफसी या फिर मेथिल ब्रोमाइड या फिर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या फिर क्लोरोफार्म, ये सब किसको प्रभावित करते हैं? हाँ लाल मोहन जी, मैक्सिमम क्वेश्चन को बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप अपने दिमाग को बिल्कुल स्थिर रखते हुए उन चीजों को समझने का प्रयास करिए, है ना। नियोन एक क्या है, नियोन जो है एक गैस है जिसको आप बोलेंगे क्या, जिसको आप सिंबल देते हैं एनी, और ये हो जाता है आपका आदर्श गैस या फिर बोलते हैं आइडियल गैस या फिर बोलते हैं अक्रिय गैस, इनर्ट गैस। ऑक्सीजन एक क्या है, एक्टिव गैस है जो हमारे किसके लिए, श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। सीएफसी जो है ये किसको, ओजोन को डिप्लीट करने काम करते हैं, ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाते हैं, ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाएंगे, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना, क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या होता है? हाँ लिखते रहिए, आपको जो जरूरी है मैं करूंगा माय डियर, बस आप लोग विश्वास करते हो चलिए, जो जरूरी है वो करते चलेंगे। यहां पर देखिएगा, आप क्या करते हैं, क्रीम का दूध से अलग होना, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि मक्खन का दही से मक्खन निकालना। आप देखेंगे कि मथानी मतने पर जो क्रीम होती है वो बाहर की ओर आ जाती है, मक्खन जो है बाहर की ओर आ जाता है, बटर, है ना। तो ये जो है ये कौन लेकर आता है, अब केंद्रीय बल लेकर आता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेकर आता है। बताइए इनमें से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है क्या ये रियल फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है क्या ये रियल फोर्स है? नहीं, ये कैसा फोर्स है, ये स्यूडो फोर्स है। स्यूडो फोर्स का मतलब है जो किसी के होने के बाद आता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो किसके बाद आता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद आता है। पहले सेंट्रीपिटल फोर्स आता है जिसको आप अभी केंद्रीय बल बोलते हैं, उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप ये बल आता है। तो ये रियल फोर्स नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग छद्म बल। क्या बोलते हैं, छद्म बल बोलते हैं। वॉशिंग मशीन की क्रियाविधि, बिल्कुल वॉशिंग मशीन का जो कार्य है वो इसी पर डिपेंड करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है
मौत के कुएं का खेल इसी पर डिपेंड करता है। इसके बाद अलग अलग द्रव्यमान के कणों को अलग अलग करने की जो मशीन होती है जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज मशीन बोलते हैं, वो भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ढेर सारी चीजें हैं। आप मुझे बताना कि जो साइक्लोन है उसमें कौन सा फोर्स काम कर रहा है और एंटी साइक्लोन में कौन सा फोर्स काम कर रहा है। देखें जरा कितने लोग हैं जिनको ये सब बातें याद है, रिवीजन करे हैं कि नहीं करे हैं, कि भूल गए हैं। फटाफट बताइए जल्दी से। साइक्लोन जिसको आप हिंदी में बोलते हैं चक्रवात, क्या बोलते हैं? चक्रवात, चक्रवात है ना। और इसको आप बोलते हैं प्रति चक्रवात, है ना। तो चक्रवात में क्या होता है कि बाहर की वायु तेजी से अंदर की ओर जाने का काम करती है, यानी कि अंदर की ओर लगने वाला बल जो है वो कौन सा हो जाएगा? सेंट्रीपिटल हो जाता है। कौन हो जाता है? सेंट्रीपिटल हो जाता है। इसको आप बोलेंगे अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल बोलेंगे? अभिकेंद्रीय बल, ठीक है ना। अभिकेंद्रीय बल। और इसमें बाहर की ओर लगता है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाता है अपकेंद्रीय बल। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। बताइए सबको ये इंफॉर्मेशन समझ में आ रही है ना? अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, ठीक है। अपकेंद्रीय बल। बताइए कोहेसिव फोर्स जो होता है ये किनके बीच लगता है? तो कोहेसिव फोर्स जो है ये ये कैसा है? अट्रैक्टिव फोर्स है। और ये सेम मॉलिक्यूल्स के बीच लगता है। तो किसी पदार्थ के सेम मॉलिक्यूल्स के या किसी कोई पदार्थ होगा उसमें जो सेम मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स यानी कि सहसंजक बल बन जाएगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये हमेशा नेचर में कैसा होता है? आकर्षण बल होता है। ये हमेशा नेचर में कैसा होता है? आकर्षण बल होता है। बोलो मेरे सभी लाल, एक बार सभी लोग थम अप करो और बता दो कि बढ़िया समझ में आ रहा है कि नहीं। अट्रैक्टिव फोर्स साइक्लोन में सेंट्रीपिटल है। चलो बहुत बढ़िया, राइट, सभी लोग समझ रहे हो ना। फिर प्रतिरक्षण तकनीक का विकास, इम्यूनाइजेशन टेक्निक का विकास किसके द्वारा किया गया? लुइस पास्चर महोदय के द्वारा, रॉबर्ट कोच के द्वारा, या फिर जोसेफ लिस्टर के द्वारा, या फिर एडवर्ड जेनर के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं कि प्रतिरक्षण तकनीक के जनक के रूप में जाना जाएगा किनको? लुइस पास्चर महोदय को। किसको जाना जाएगा? लुइस पास्चर महोदय को जाना जाता है। और इनके द्वारा क्या किया जाता है? जर्म थ्योरी भी दिया जाता है, रोगाणु सिद्धांत दिया जाता है। इनके द्वारा क्या किया जाएगा? इनके द्वारा वैक्सीन खोजी जाती है। किसकी? रेबीज का टीका खोजा। रेबीज का टीका किसने खोजा? इन्होंने खोजा। जर्म थ्योरी जिसको आप बोलते हैं, रोगाणु सिद्धांत किसने दिया? इन्होंने दिया रोगाणु सिद्धांत। अच्छा, एक जरा मुझे क्वेश्चन बताइएगा। आप सब लोग बोलते हैं हम लोग जो दूध लाते हैं पैकेट में उसमें लिखा रहता है पास्चुराइज्ड मिल्क, है ना। तो पास्चुराइजेशन टेक्निक देने वाले कौन? यही पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया बताए। ये जो पेय पदार्थ होते हैं स्पेशली दूध की बात करें या जूस की बात करें तो उन्हें क्या करना? उन्हें बैक्टीरिया रहित बनाना, है ना, बैक्टीरिया रहित बनाना। अच्छा, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछेंगे कि पास्चुराइजेशन टेक्निक में आप कितने टेम्परेचर पर गर्म करने के बाद कितनी देर तक ठंडा करते हैं। तो कौन है जो इसका आंसर करेगा? मुझे जल्दी से बताएंगे कौन है जो इसका आंसर करेगा। जल्दी से मेक इट फास्ट। पास्चुराइजेशन टेक्निक में कितने डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करके कितनी देर तक ठंडा करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, 60.8 डिग्री सेल्सियस वाला सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 30 मिनट कूल, है ना, 30 मिनट ठंडा, है ना, 30 मिनट क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। ये याद रखना है, ठीक है, 30 मिनट ठंडा करना है। ये क्या कर दिया अजय भाई इतना ज्यादा? रॉबर्ट कोच, इनके द्वारा क्या किया जाएगा? इनके द्वारा टीबी, फिर कॉलेरा, कॉलेरा के बैक्टीरिया का नाम क्या है? और एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स, है ना, ये इनके बैक्टीरिया की खोज की जाती है। टीबी के बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा के बैक्टीरिया का नाम विब्रियो कॉलेरी, जो कॉमा के आकार का होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस जो रॉड के आकार का होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस, है ना। तो ये इनके किसके? इनके जीवाणुओं की खोज की गई, जीवाणुओं की खोज, जीवाणुओं की खोज, राइट, जीवाणुओं की खोज की गई। क्लियर है? रॉबर्ट कोच। इसके बाद एडवर्ड जेनर, इन्होंने क्या किया? चेचक का टीका खोजा, चेचक का टीका खोजा, चेचक का टीका। नेक्स्ट, किसकी खोज के कारण वॉक्समैन को नोबेल प्राइज दिया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वॉक्समैन ने क्या बनाया?
बॉक्समैन ने क्या खोजा, बॉक्समैन ने हमें क्या दिया जिसके कारण उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया? बताइए जल्दी से, देर ना करिए, फटाफट आंसर करिए माय डियर, जल्दी से, मेक इट फास्ट। अरे बोलो बोलो बोलो। तो यहां पर क्या हुआ, आंसर हुआ जिनका बी पार्ट वो बिल्कुल सही है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये किसकी दवा है? ये टीबी की दवा है। किसकी दवा है? टीबी की दवा है, ट्यूबरक्लोसिस की दवा है। टीबी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षय रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षय रोग, है ना। इसका टेस्ट है ट्यूबरकुलिन टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? ट्यूबरकुलिन टेस्ट है। सुनना माय डियर, इसके लिए उपचार है डॉट्स उपचार। डॉट्स उपचार, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट साल्ट, और डॉट्स ट्रीटमेंट इसके लिए हो गया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका निवारण जो है, मतलब ये ना हो, इसके लिए क्या करेंगे? बीसीजी टीका लगाया जाएगा, बीसीजी वैक्सीन, बैसिलस कैलमेटी गुराइन। बैसिलस कैलमेटी गुराइन। बताएंगे कब होता है विश्व टीबी दिवस? कब होता है विश्व टीबी दिवस? तो टीबी दिवस होता है 24 मार्च को। वर्ल्ड टीबी डे कब होगा? 24 मार्च को होगा। पेंसिलिन क्या है? ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है। फर्स्ट एंटीबायोटिक है। फर्स्ट एंटीबायोटिक। और इसको कौन खोजा? फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना। किससे लिया इन्होंने? किससे प्राप्त किया इन्होंने? ये प्राप्त करते हैं, किससे लेते हैं ये? पेंसिलियम नोटेटम से। पेंसिलियम नोटेटम, ठीक है ना। पेंसिलियम नोटेटम, पेंसिलियम नोटेटम से ये प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, मादा क्यूलेक्स मच्छर है। मादा क्यूलेक्स मच्छर है, ठीक है। मादा क्यूलेक्स मच्छर है, उससे आपको क्या करना है? उससे बताना है कौन सा रोग होगा। जल्दी से देखिए और आंसर करिए। मादा क्यूलेक्स मच्छर से क्या होना है? मादा क्यूलेक्स मच्छर से तो देखिए ऑप्शन में है मलेरिया। मलेरिया जो होता है वो होता है किससे? ये होता है एनाफ्लीज से। किससे होता है? एनाफ्लीज से। और ये जो एनाफ्लीज, मादा मच्छर एनाफ्लीज है, ये किसका वाहक होती है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फ्लेसिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, है ना, प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, ठीक है। फिर रिंग वॉर्म जो है ये किससे होता है? कवक से। किससे होता है? कवक से होता है। डेंगू किससे होता है? ये होता है वायरस से। वायरस बदले तो विषाणु से होगा, और इसके विषाणु का नाम क्या है? डेंगी वायरस। और ये कौन काटेगा? मादा मच्छर एडीज एजिप्टी काटेगी। मादा मच्छर एडीज एजिप्टी काटेगी, ठीक है। एडीज एजिप्टी काटेगी तब ऐसा होगा। एडीज एजिप्टी के काटने से ऐसा होगा। अब बचा फाइलेरिया। फाइलेरिया को आप बोलते हैं हाथी पांव। फाइलेरिया को आप क्या बोलते हैं? हाथी पाद भी बोलते हैं, हाथी पांव बोलते हैं। और ये किससे होता है? फाइलेरिया जो है ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। बताइएगा ये किससे होता है? इसमें कौन है सूक्ष्म जीव कारक? कौन है इसमें सूक्ष्म जीव कारक? फटाफट आंसर करेंगे। इसमें सूक्ष्म जीव कारक कौन है? भैया सबको समझ में आ रहा है? पन्ना लाल, संजीत, जया, उज्जवल, वर्षा, लाल मोहन, विजय, अजय, ठीक है। और देवेंद्र, सपना, अनिशा, अभिनंदन, कमलेश, दीप्ति, एंड सोनी, रेशमा, स्वाति, सबको भैया समझ में आ रहा है ना जो पढ़ रहे हैं? मेन है आप सभी को जितना पढ़ना उसको अच्छे से क्लियर कर लेना है, राइट। तो यहां पर बताइएगा फाइलेरिया जो है किससे हो रहा है? तो आप याद रखिएगा निमेटोडा संघ के, निमेटोडा से होता है। निमेटोडा संघ के जो कृमि है, निमेटोडा संघ कृमि, है ना, जिसका नाम क्या है? इसका नाम कोई बताएगा मुझको? देखें जरा कौन बताएगा, कौन बताएगा इसको फटाफट। इसको बताने वाले को जल्दी से बताएगा। बुचरेरिया, बुचरेरिया ब्रैंकॉफ्टी, ब्रैंग ब्रैंक्रॉफ्टी, है ना। बुचरेरिया ब्रैंक्रॉफ्टी, ब्रैंकॉफ्टी, राइट। ये हो गया, सारी बातें क्लियर। ये है आपका हाथी पांव, है ना। ऐसा आपने देखा होगा भाई, हमने तो देखा है, शायद आपने भी देखा होगा।
हाथी पाँव, फाइलेरिया। यहाँ पर एडीज एप्टी से होने वाला डेंगू, चिकनगुनिया, एलो फीवर, अभी अभी पढ़े थे ना एलो फीवर, जीका फीवर, इनको ध्यान रखिएगा जो मैं कर रहा हूँ। टिक मलेरिया, एनाफ्लिस से, क्यूलेक्स से ध्यान रखिएगा। जापानी इंसेफ्लाइटिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिमागी बुखार जिसको आप बोलते हैं, दिमागी बुखार दिमाग को प्रभावित करता है, ये जापानी इंसेफ्लाइटिस। और लिम्फेटिक फ्लैरेसिस यानी कि फाइलेरिया के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है, मेनली फाइलेरिया के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, क्यूलेक्स मच्छरवा। इनको देखिए कैसे कैसे मच्छर हैं, आप पहचान लोगे अब इनको, है ना। आप इनको पहचान लोगे कि कौन कौन कैसा कैसा मच्छर है, कौन कौन कैसा कैसा मच्छर है ना। चलो बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मनुष्य में एफ्लॉटॉक्सिन, है ना, एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। जैसे आप जानते हैं ना कि विषाक्त भोजन करने से क्या होती है, शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग समस्याएं हो जाती हैं। तो एफ्लाटॉक्सिन जो है ये खाद्य पदार्थ जो खराब हो गया होता है, जिसमें कवक लग गए होते हैं, और कवक जो होता है वो कौन सा, एस्परजिलस, एस्परजिलस, एस्परजिलिस कवक के द्वारा। आपने देखा होगा ना, ब्रेड में फफूंद जम जाती है, ब्रेड में फफूंद जम जाती है, बोलो हाँ या ना। ब्रेड में फफूंद है, भोजन कैसा होता है, भोजन खराब हो जाता है गर्मी में, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, राइट। तो यहाँ पर कौन सा भाग है जो प्रभावित होता है, लीवर प्रभावित होता है। कौन सा भाग प्रभावित होता है, लीवर प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है। एफ्लोटॉक्सिन जो कि एस्परजिलस कवक से क्या हो जाता है, प्रभावित भोजन होता है, उसमें कौन सा भाग प्रभावित होता है, यकृत प्रभावित होता है, ठीक है। योग्यतम की उत्तर जीविता, माय डियर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। प्रो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये किसके द्वारा कहा गया, योग्यतम की उत्तर जीविता। देखिए पृथ्वी पर जीवन के कह सकते हैं विकास के लिए लैमार्कवाद आता है, डार्विनवाद आता है, और नौ डार्विनवाद आता है, ठीक है। तो ह्यूगो डी ब्रीज जो हैं ये नौ डार्विनवाद के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर उत्तर जीविता के लिए आंसर 12 का आंसर सी आ रहा है, जो कि क्या हो जाएगा, ह्यूगो डी ब्रीज है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बताइए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है ह्यूगो डी ब्रीज है। आप लोग ऐसे गलत करोगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है ये तो बहुत जाना माना है, और ये चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है ना, चार्ल्स डार्विन का, जिनके द्वारा एक बहुत ही फेमस बुक लिखी गई है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, राइट, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज है। ओके, नेक्स्ट। एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है, एमनियोसेंटेसिस ध्यान रखिएगा, एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस जो तरीका है उसके उससे हमें क्या पता चलता है, जरा करिएगा तो आंसर बढ़िया से, जरा करिएगा तो आंसर बढ़िया से मेरे सभी योद्धा, करिए आंसर फटाफट। द सेक्स ऑफ द फीटस, द टाइप ऑफ अमीनो एसिड, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन द प्रोटीन, टाइप ऑफ हॉर्मोन्स। तो अमीनियो, अमीनियो वर्ड से आप कुछ और समझें, इससे अच्छा है मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर होता है भ्रूण के लिंग को, है ना। द सेक्स ऑफ द फीटस जो कि क्या है, इस समय पूर्णता क्या कर दिया गया है, इसको हटा दिया गया है, कह सकते हैं प्रतिबंधित कर दिया गया है, या फिर कह सकते हैं कि दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है भ्रूण के लिंग को पहचानने के लिए। यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से ये क्या है, ये यूटेरस है। यूटेरस का मतलब क्या होता है, यूटेरस का मतलब होता है गर्भाशय। यूटेरस का मतलब क्या होता है, गर्भाशय होता है कि नहीं, गर्भाशय हो गया ये, गर्भाशय, ठीक है। फीटस मतलब क्या होता है, फीटस मतलब होता है भ्रूण। फीटस मतलब क्या होता है, नहीं, एम्ब्रियो मतलब भ्रूण। फीटस, फीटस मतलब शिशु, शिशु 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 हो गया। फीटस मतलब क्या है, शिशु है ना, बच्चा है। और अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर की सहायता से क्या किया जाता है, यूज करते हुए, अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हुए
अमनियोटिक फ्लूइड को सिरिंज के माध्यम से बाहर किया जाता है और जिसका उपयोग किया जाता है शिशु के गुणसूत्रों की जांच करके उसका लिंग पहचानने में। यदि XX आया तो फीमेल हो गया और यदि XY आया तो क्या हो जाता है, मेल हो जाता है। ये गर्भावस्था के दौरान लिंग को पहचानने की क्या होती है, टेक्निक होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको पीडीएफ में ये वाली बात मैं यहाँ पर लिखा हुआ बता दे रहा हूँ कि कभी कभी इसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, अनुवांशिक विकार जैसी बीमारियों की जांच के लिए, कि जो अनुवांशिक बीमारियां आगे आने वाली हैं वो इस प्रक्रिया के होने से बीमारियां ना हो, है ना। इसमें पूरा का पूरा ये बताया गया है कि किस तरीके से आप ये कर रहे हैं, किस तरीके से आप ये कर रहे हैं, राइट। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, बहुत सही से आंसर करेगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ टीथ दैट कैन बी रिस्टोर्ड इन अ ह्यूमन बीइंग, है ना। मतलब कि मानव में ऐसे दांतों की संख्या कितनी है जो दोबारा से आते हैं, दोबारा से आने वाले दांतों की संख्या कितनी है, दोबारा से आने वाले दांत होते हैं 20। दोबारा से आने वाले दांत कितने होते हैं, 20, क्योंकि बचपन में आए होते हैं 20 दांत, बचपन में आए होते हैं क्या 20 दांत, और वो दांत हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो फिर उनके स्थान पर नए दांत आते हैं। तो दोबारा से कितने दांत आए आपके, 20 दांत आए भाई। गलती हो जाती है इसको समझने में, गलती हो जाती है इसको समझने में। बताइए इन 20 दांतों में कौन से दांत नहीं है, इन 20 दांतों में कौन से दांत नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। इन 20 दांतों में से प्री मोलर टीथ नहीं होते हैं, जो बेबी टीथ होते हैं, बेबी टीथ जो हैं, बच्चे के दांत जो हैं, बेबी टीथ जो हैं, उसमें प्री मोलर यानी कि अग्र चवर्णक नहीं होंगे, अग्र चवर्णक नहीं। अग्र चवर्णक क्या होते हैं, शून्य होते हैं। अग्र चवर्णक की संख्या क्या होती है, शून्य होती है। देख लो भैया, ये बेबी टीथ है, बेबी टीथ का मतलब वो आपका बेबी बाबू, बच्चा नहीं है ये बेबी टीथ का मतलब है ये बच्चे वाला टीथ, है ना। इसमें देखिए, क्या आपको इंसीजर दिख रहा है, यस दिख रहा है। क्या कैनाइन दिख रहा है, दिख रहा है। क्या मोलर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, लेकिन प्री मोलर नहीं दिखेगा। इंसीजर मतलब कि कृंतक, कैनाइन मतलब कि रदनक, मोलर मतलब कि चवर्णक। तो बताइए कौन सा दांत नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर प्री मोलर यानी कि अग्र चवर्णक दांत नहीं है। यदि मैं इसको क्या कर दूं, यदि मैं इसको वर्टिकली, यदि मैं इसको क्या कर दूं, वर्टिकली डिवाइड कर दूं, वर्टिकली डिवाइड कर दूं, तो इधर की तरफ 5, इधर की तरफ 5, इधर की तरफ 5, इधर की तरफ 5, और इसको यदि मैं हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दूं तो ऊपर 10 नीचे 10, तो इसका जो डेंटल फॉर्मूला लिखा जाता है वैसे लिखा जाता है 2102, 2102, 2102 इंटू 2, है ना, हो गए 20। अब ये जो दो दो हैं, ये आगे वाले जो हैं, ये दो दो, ये देखो कौन से हैं, ये दो हैं और ये दो हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके क्या, इंसीजर हो गए। इंसीजर बोले तो कृंतक हो गए, इंसीजर बोले तो कृंतक हो गए। ठीक है, कृंतकों की संख्या कितनी, 2 + 2 4 दूनी 8। इंसीजर कितने आए, इंसीजर कृंतक कितने आए, 8 आए। फिर देखिए 1 1 1 1 कौन सा जाएगा, मोलर कैनाइन जाएगा, कैनाइन। कैनाइन बोले तो रदनक, रदनक कितना हुआ कैनाइन का संख्या, कैनाइन का संख्या 1 और 1 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर प्रीमोलर कितना, प्रीमोलर 0 होगा ना, ये प्रीमोलर है। प्रीमोलर का मतलब क्या होता है, अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक। प्रीमोलर का मतलब क्या, अग्र चवर्णक, है ना, प्रीमोलर। इनकी संख्या कितनी, 0 माय डियर। और ये फिर आया आपका क्या, ये आया मोलर। मोलर बोले तो, मोलर बोले तो चवर्णक। इनकी संख्या कितनी हो गई, 2 + 2 4 दूनी 8, कितने हो गए 8। मोलर कितने हो गए, 8 हो गए। बताइए इन सबको जोड़कर क्या 20 मिला आपको, क्या 20 मिला। इस तरीके से आप एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, इस तरीके से आप एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो मेरे सभी लाल और लालियों, आंसर करो फटाफट। हो जाएगा, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस मेकर का क्या काम है। द वर्क ऑफ पेस मेकर इज, मूत्र बनने का नियमन, पाचन क्रिया का नियमन, दिल की धड़कन प्रारंभ करने का, या फिर श्वसन क्रिया प्रारंभ करने का। क्या है इसका काम, पेस मेकर का काम बताइए।
पेस मेकर जो है ये क्या करता है, दिल की धड़कन प्रारंभ करता है। और पेस मेकर, क्या मुझे कोई बताएगा पेस मेकर क्या होता है? पेस मेकर होता है SAN, जो कि लगा रहता है किसमें, राइट ऑरिकल में, यानी कि दायां आलिंद। आपने हृदय पढ़ा है कि नहीं? आपने हृदय पढ़ा है कि नहीं? हृदय के 4 पार्ट होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। उनमें से 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो जो राइट वेंट्रिकल में एक नोड होती है जिसको आप एसियन यानी कि साइनो ऑरिकुलर नोड बोलते हैं। ये क्या करती है, ये दिल की धड़कन को बनाती है, दिल की धड़कन को जनरेट करती है। ठीक है, तो माय डियर ये हो जाता है अभी आज के लिए आपका। फिर इसके बाद चूंकि आप कभी क्वेश्चन की संख्या पे मत जाया करिए, मैं आपको एक क्वेश्चन में ढेर सारी चीज़ों को रिवाइज कराता हूँ। मेरा हमेशा से एक ही काम रहा है, क्वालिटी मेंटेन करना। ठीक है, तो मैं आपको संख्या पर नहीं बोलूंगा कि मैंने कितने क्वेश्चन कराए, लेकिन मैं बोलूंगा कि मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए उससे आपका रिवीजन मैंने करा पाया। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए, आज के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अच्छा, एक चीज पूछना था आपसे कि सुबह 10 बजे क्लास कर दी जाए? यदि आपको दिक्कत ना हो तो सुबह 10 बजे क्लास कर दी जाए अभी, फिर उसके बाद फिर देखते हैं थोड़ा, है ना? 10 AM पर क्लास कर दी जाए, कर दें? चलिए, तो देख लीजिएगा कल यदि क्लास लगी हुई हो तो। दीपेश सर का तो 9 बजे रहता है ना? दीपेश सर का तो 9 बजे रहता है। ठीक है, चलिए, यदि आपको लगता है कि ना करें तो फिर शाम को ही चलाएंगे। अरे लाल मोहन जी, टाइम टेबल हो जाएगा, काहे परेशान? कभी कभी आना जाना पड़ता है, कहीं इधर उधर भी हो जाता है, आप परेशान ना होइए, टाइम टेबल ही रहता है। चलिए, थैंक यू सो मच। बताते हैं फिर आपको यदि कुछ चेंजेस होगा तो।